नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में आज हम बात करेंगे जेरेमी बेंथम के ऊपर। इसका जीवन परिचय देखेंगे, साथ में इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। साथ में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो नोट, जिसमें हम बात करेंगे बेंथम या जेरेमी बेंथम के बारे में। जेरेमी बेंथम का जन्म होता है दोस्तों लंदन में 1748 में 1748 में बेंथम का जन्म होता है। बेंथम की फैमिली में वकील थे, तो वकील वाली फैमिली से थे। तो जिस घर में डॉक्टर होते हैं उनके बेटे भी लगभग डॉक्टर होते हैं, उनके पिता भी चाहते हैं डॉक्टर बने। उसी तरीके से बेंथम के जो पिता थे वो भी चाहते थे कि बेंथम क्या बने, एडवोकेट बने, वकील बने। वकील वाली फैमिली थी, वही सोच थी, तो चाह रहे थे कि ये भी वकील बने। बेंथम में प्रतिभा बहुत अधिक थी, वो प्रतिभा के धनी थे, इसलिए उन्होंने बहुत कम आयु में ही अपने को एक तरीके से प्रदर्शित कर दिया। फ्रेंच पढ़ने लग गए और फिर धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो उन्होंने 1748 में इनका जन्म हुआ। 1768 की बात है, वो बुक स्टोर पर गए। वहाँ पर उन्होंने प्रिस्टले की एक किताब थी, शासन पर निबंध। उस किताब को उन्होंने लिया। उस किताब को जब उन्होंने पढ़ा तो उस किताब में एक वाक्य था, अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। ठीक है, तो जिसमें एक पृष्ठ पर जो ये उन्होंने जो किताब प्रिस्टले की एक पुस्तिका शासन पर निबंध जो उन्होंने लिया, उनका जो एक पृष्ठ था उस पर ये वाक्य अंकित था, अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। इसको ये इन्होंने जब पढ़ा 1768 में, किसने, बेंथम ने जब इस वाक्य को पढ़ा तो मानो कि उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये लगा कि उसको जो मार्ग जो चाहिए था वो मिल गया, उसने कोई एक महान खोज कर ली। ठीक है, इस वाक्य में अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख वाक्य में जो अर्थ छिपा था, बेंथम की पूरी राजनीतिक विचारधारा का आदर्श और आधार यही वाक्य बना। कौन सा वाक्य? अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। ठीक है ना, ये जो वाक्य था ये बेंथम की जितनी भी जीवन यात्रा है, संपूर्ण राजनीतिक विचारधारा है, उसका एक आधार बन गया, एक आदर्श बन गया। ठीक है, अब बेंथम ने अपनी राह पकड़ ली। उनको ये लगा कि अब मुझे ईश्वर ने जिस कार्य के लिए धरती पर भेजा है वो कार्य मुझे मिल गया है। ठीक, तो वो इस दौड़ में अब दौड़ने के लिए तैयार हो गए। ठीक है ना, अब देखिए बेंथम जो थे उनको नियमित रूप से लिखने का भी काम था। नियमित रूप से लिखने वाले व्यक्ति थे और पढ़ने में और लिखने में तो वो आगे थे, इसलिए नियमित रूप से वो अपना लेखन कार्य करते थे। कौन करते थे लेखन कार्य? बेंथम। ठीक है ना, अब देखिए बेंथम ने देखा कि जिस उस समय के ऊपर जो कानून जो चल रहा था, बेंथम ने क्या देखा, उस समय के ऊपर जो कानून जो चल रहा था वो बड़ा क्रूर था। ठीक, तो कानून भंग करने वाले तो सज़ा से बच जाते थे और जो निर्दोष थे उनको दंड दिया जाता था। तो इससे भाई कोई भी कानून है, यदि निर्दोष को दंड दिया जा रहा है, सज़ा जो पाने के हकदार है, जिन्होंने जुर्म किया है उन्हें छोड़ा जा रहा है, तो स्पष्ट सी बात है वो गलत है। तो बेंथम को जो ये प्रचलित जो कानून था उसके खोखलेपन का जितना अधिक ज्ञान हुआ, वो उतनी ही मजबूती के साथ उसको सुधारने के लिए संकल्प करने लग गया। इसको किसकी चीज़ का ज्ञान हुआ? खोखली कानून व्यवस्था का। किसकी? खोखली कानून व्यवस्था का। जैसे ही बेंथम को ज्ञान होता है, जितना अधिक वो उसको जानने लगता है, उसी तरीके से वो उसको दूर करने के लिए, सुधार करने के लिए बेड़ा उठा लेता है। ठीक, अब उसने क्या किया कि भाई जैसे वकालत करेंगे, उससे अच्छा है कि विधियों में सुधार किया जाए। जो कानून जो चल रहे हैं ना, उनके अंदर सुधार किया जाए। कौन चाहते थे? ये बेंथम चाहते थे। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध कानून शास्त्री थे जिनका नाम है ब्लैकस्टोन। क्या नाम है? ब्लैकस्टोन। इंग्लैंड के प्रसिद्ध विधि शास्त्री ब्लैकस्टोन ने इंग्लिश कानून की कुछ रचनाएं लिखी। तो ब्लैकस्टोन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की
बेंथम ने धज्जियां उड़ाकर 1776 में 1776 में शासन पर कुछ विचार नामक ग्रंथ प्रकाशित किया, जिसको फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट इंग्लिश में कहते हैं। किसकी? ब्लैक स्टोन की कुछ टीकाएं उनकी सिद्धांतों को धज्जियां उड़ाते हुए, उनको नष्ट करते हुए, उनके बदले में मान लीजिए, उनके विपरीत में मान लीजिए, 1776 में बेंथम ने शासन पर कुछ निबंध यानी फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट नामक एक ग्रंथ को प्रकाशित किया। ठीक है, जिस पर लेखक का नाम मुद्रित नहीं था। अब बिना नाम की बेंथम की ये जो रचना थी, ये इसने क्या किया कि जो ब्लैक स्टोन की आलोचना करके जो जितना भी न्याय का जो क्षेत्र था उसके अंदर एक तूफान सा ला दिया, एक हड़बड़ी मचा दी। ठीक, अब ये कल्पना की जाने लगी कि ये जो रचना हो सकती है, उस समय के ऊपर जो विचारक थे, जैसे डनिंग थे और लॉर्ड कैप्डन थे या फिर मैन्सफील्ड थे, इनमें से किसी न किसी एक विचारक की ये रचना हो सकती है ना, क्योंकि उस समय के ऊपर विधि शास्त्र में ये विद्वान थे ये लोग। मैक्सी शब्दों में देखें तो इंग्लैंड की राजनीति का शक्तिशाली व्यक्ति लॉर्ड शेलबर्न बेंथम की फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट से इतना ज़्यादा प्रभावित था कि उसने बेंथम का संरक्षण स्वीकार कर लिया, उसे बार बार अपने मेहमान के रूप में बुलाने लगा और समाज के अभिजात्य वर्ग से, बड़े वर्ग से उसका परिचय भी करवा दिया। क्यों? क्योंकि वो बेंथम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। कौन? इंग्लैंड का राजनीति का सर्वशक्तिशाली यानी शक्तिशाली व्यक्ति लॉर्ड शेलबर्न। क्या नाम था उसका? लॉर्ड शेलबर्न। ये बेंथम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन्हें बार बार अपने पास बुलाते थे, लोगों से मिलवाते थे। क्यों? क्योंकि ये उससे प्रभावित थे। ठीक है, साथ ही अब ये पुस्तक थी जिसके ऊपर किसी भी प्रकाशक का नाम नहीं था, तो इसकी जो प्रसिद्धि थी उसको पाने के लिए बेंथम का जो पिता इतना खुश था, वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। गर्व से, जिसका भी पुत्र यदि कोई अच्छा कार्य करता है, यदि मैं कोई अच्छा कार्य करता हूँ तो मेरे पिता को खुशी होना स्वाभाविक है, तो मुझसे ज़्यादा मेरे पिता को खुशी होगी और वो उस बात का प्रचार भी करेंगे। तो इसी तरह बेंथम के पिता भी उस पुस्तक का प्रचार करने लग गए। ठीक, और उन्होंने बताने लग गए वो कि ये पुस्तक उनके पुत्र के द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक किसके द्वारा? उनके पुत्र के द्वारा लिखी गई है। जबकि लोग क्या समझ रहे थे? लोग समझ रहे थे कि ये डनिंग की हो सकती है, मैन्सफील्ड की हो सकती है, लॉर्ड कैप्डन की हो सकती है। इस प्रकार से उनके पिता इस खुशी को जाहिर करते हैं। ठीक है ना। बेंथम लिखने वाला व्यक्ति था। बेंथम का लेखन का कार्य का क्षेत्र व्यापक था, परंतु लेखन का कार्य लापरवाह भी थे। बेंथम ने नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और राजनीति पर कई ग्रंथों की रचना की। बेंथम नियमित रूप से जब लिखते थे तो उनके लेखों की जो जितनी भी उस समय पे हम कह सकते हैं पांडुलिपियाँ जो थी, वो लगभग 148 जो बक्से कह लीजिए, संदूक कह लीजिए, बॉक्स कह लीजिए, उनमें बंद है लंदन विश्वविद्यालय में और ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी सुरक्षित रूप से रखी गई हैं। ठीक, उनके लेखन का क्षेत्र बड़ा व्यापक था, लेकिन वो थोड़े से लापरवाह भी थे। जैसा हमने देखा अभी कि धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र पर उन्होंने काफ़ी ग्रंथ लिखे, है ना। 1789 का जब समय आता है, 1789 में उनकी प्रसिद्ध कृति प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन का प्रकाशन हुआ। इसमें जो उन्होंने विचार प्रकट किए, इस विचारों के कारण उन्हें अलौकिक बुद्धि संपन्न विधान निर्माता समझा जाने लगा। मतलब एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन 1789 में जो प्रकाशित हुई, तो बेंथम को अलौकिक बुद्धि से संपन्न कानून निर्माता समझा जाने लगा। उनकी कृतियों से प्रभावित होकर बहुत से लोगों पे प्रभाव पड़ा। सम्मानजनक उन्हें विभूषित भी किया गया, यहाँ तक कि उनको फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने फ्रेंच नागरिक का सम्मान भी दिया, है ना। अब इस प्रकार से हम देखें तो इंग्लैंड ने खास करके उनके विचारों को कोई स्पेशल महत्व प्रदान नहीं दिया, जबकि विदेशों तक उनकी तूती बोल रही थी, हम ये कह सकते हैं। अब यही कार्यक्रम जब चलता रहा, इसी क्रम में जेरेमी बेंथम 84 वर्ष की आयु में 1832 में स्वर्ग सिधार गए। इनका देहांत हो जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो ये थी बेंथम की छोटी सी एक जीवन की यात्रा जो हमने आपको बताई। अब बेंथम का अपने समय में जो लेखन कार्य था वो महान था। नियमित रूप से लिखा, असाधारण प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने जितने भी पृष्ठ लिखे उन सभी पृष्ठों की यदि हम देखें तो 1 लाख से अधिक संख्या है। बहुत सारे विषयों पर लिखा है ना, मतलब एक विषय पर लिखना शुरू कर देता था, लेकिन उनके अंदर जिज्ञासा का भाव इतना ज़्यादा था कि उस जिज्ञासा को मिटाने के लिए पहली पुस्तक को छोड़ देता था। इसीलिए मैंने कहा था लापरवाह, पहली पुस्तक को अधूरा छोड़ दिया, दूसरी पुस्तक को लिखना शुरू कर दिया। तो बेंथम की जितनी भी कृतियाँ हैं वो उनके विचार मात्र थे, ये हम कह सकते हैं। तो उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं जिनको हम नीचे देखने वाले हैं। देखिए, बेंथम की कुछ ये महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, ये जो किताब है ये 1776 की है। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, अभी आपको बताई 1789 यानी 1789 की ये किताब है। फिर है एमिनसिपेट योर कॉलोनीज़, ये जो किताब है ये 1783 की है। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, फिर है डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन, फिर है ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स और केसिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री रिवार्ड्स। ये जो किताबें हैं इनको ध्यान में रखिएगा। इन किताबों के मैंने जो ईयर लिखे हैं ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बेंथम की महत्वपूर्ण रचनाएं होगी। बेंथम का एक सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि उपयोगितावाद के सिद्धांत से संबंधित कौन है। उपयोगितावाद के सिद्धांत से संबंधित कौन है। तो बेंथम का जो ये सिद्धांत है, विचारधारा की जो आधारशिला है, सुखवाद पर जो आधारित है, इसको हम अगले वीडियो नोट में कंप्लीट बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे बिना किसी दिक्कत के। आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा। बेंथम की उपयोगिता सिद्धांत का जो भी प्रश्न उसमें पूछा जाएगा वो आप बता पाएंगे परीक्षा में, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। यदि वीडियो पर आप अब तक बने हुए हैं तो अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।